एग्जाम बूस्टर कोर्स एलएन एकेडमी 24 लगातार आपकी सेवा में, आपको 400 पार कराने के इंतजार में हम भी बैठे हैं और उसी के लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। कल जो कार्बनिक यौगिक में हमने आपको साबुन और अपमार्जक की बात की थी, हमने हल्का हिंट सिर्फ आपको दिया था कि साबुन किस प्रकार के जल में हमारे कपड़े धोता है। सनातन से पुराने समय में हमारी प्रकृति स्वस्थ भी थी और स्वच्छ भी थी। लोग आराम से नदियों के, तालाबों के पानी पी करके अपना जीवन जीते थे और हैंडपैप की तो कोई बात ही नहीं करते थे। लोग जो अच्छे तबके के लोग होते थे वो कुआं बनाते थे, कुआं खुदवाते थे और वहां के पानी पूरे समाज के लोग, वहां पे जो भी गरीब तबके के लोग थे, जो असमर्थ थे, वो आकर के वहां अपना पानी का यूज करते थे। तो उस समय में कपड़े धोने के लिए तत्काल जो साइंटिस्ट लोगों ने, वैज्ञानिकों ने अपना एक प्रयास किया। उस प्रयास के मार्फत साबुन बन करके आया और जो साबुन जिसके विषय में आज हम बात करेंगे ही आपसे, उसी के लिए हम आप के लिए ये वीडियो बना भी रहे हैं। और ये सभी जितने भी हमने मटेरियल आपके लिए उपलब्ध कराया है, ये सभी पूरे व्यवस्थित तरीके से, कुछ आपका छूटे नहीं। इसीलिए हमने सबसे पहले इसको कोडिंग कर लिया कि हर चीज व्यवस्थित तरीके से आपको मिले। और ये याद रखना है कि बोर्ड का हर मटेरियल, हर लाइन आपके लिए मार्क्स है। और जब इसको हम अभी डिस्कस करेंगे तो आपको पता भी पड़ेगा कि सर जो बता रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही बता रहे हैं और यही सच्चाई भी है। जब साबुन हमारे कपड़े कुशलता के साथ धोता था, धीरे धीरे समय बदला, प्रकृति प्रदूषण का शिकार होने लगी और इसके चलते जल भी प्रदूषित होने लगा। औद्योगिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ने लगे, है ना। इंडस्ट्री काफी विकसित होने लगी, तरह तरह चीजों का निर्माण होने लगा। लेकिन उसके जो अपशिष्ट हुआ करते थे, उनको नदियों में बहा देने की वजह से हमारा जो जल है वो दूषित होने लगा। इसीलिए अध्ययन के ख्याल से जल को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक मृदु जल और दूसरा कठोर जल। अब कठोर जल हमारे पास उपलब्ध है, साबुन कपड़े धो नहीं रहा है, उससे गंदगियां अलग नहीं हो रही है। तो इसके लिए क्या किया गया, एक नए वैरायटी के प्रोडक्ट को लाया गया जिसे डिटर्जेंट यानी अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक में वो क्वालिटी दी गई कि वो कठोर जल में भी हमारे कपड़ों को बड़ी कुशलता से साफ कर देता है। ये तमाम चीजें हैं जिस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने एक बात समझना है कि एस्टरिफिकेशन क्या होता है। ये अलग से आपको एक क्वेश्चन आता है। जैसे हाइड्रोजनीकरण पर हम लोगों ने बात किया था, हेलोजनीकरण पर बात किया था, उसी तरह से एस्टरीकरण भी एक आपका 2 मार्क का क्वेश्चन जनरली पूछ देगा। या अगर नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, बट मैक्सिमम चांस रहता है इसको पूछने का। इसीलिए बड़ी आराम से, बड़ी गंभीरता से मैं आपके इस वीडियो को बनाकर दे रहा हूं। आपको देखने से ज्यादा सुनने में मजा आएगा। एग्जाम बूस्टर कोर्स में जब इस तरह के लेक्चर कभी कभी आपको देखने के लिए मिलते हैं, सुनने के लिए मिलते हैं, तो आपको भी गंभीर हो जाना चाहिए। जैसे द्विघात समीकरण के थ्योरी लेक्चर को हमने बड़े ही गंभीरता से, बड़े ही आराम से आपको सिखाने का काम किया और इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल रहा है, क्योंकि हर सूचनाएं हम लोगों के पास तक पहुंचती है कि हमारा स्टूडेंट कितना पॉजिटिव है, कितना वो वीडियो को देख रहा है, कितना वो वीडियो से बेनिफिट ले रहा है। तो हम लोग इंतजार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में अभी तो आप अपने कोचिंग्स में, अपनी ट्यूशन्स में टीचर के दबाव में बने हुए हैं, इसीलिए उनके दिशा निर्देश का अनुपालन आपको ज्यादा करना पड़ रहा होगा। ये हम लोग जानते हैं, हर चीज हम लोगों को पता है, हमारी टीम हर बातों से वाकिफ है। लेकिन इसके बाद भी हम आपको बनाकर इसीलिए दे रहे हैं ये चीज, क्योंकि हमें ये मालूम है
कि लास्ट स्टेज में आप इसी का सहारा लेंगे और यही आपके मार्क को प्रोमोट भी करेगा। क्योंकि आप जहां पर पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर ट्रेडिशनल काम हो रहा है, जो वो सनातन से करते आ रहे हैं वही करके आपको भी दे रहे हैं। वहां कुछ नया नहीं हो रहा है आपके लिए, पर यहाँ जो है हर चीजों को सॉर्ट आउट करके जितने फोकस वाले पॉइंट हैं, मुख्य बिंदु हैं, सिर्फ उन पर बात की जा रही है। इसीलिए इसमें तो बेनिफिट नहीं होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और यही काम जब करेंगे तो आपका समय बचेगा, कम समय लगाएंगे, ज्यादा है ना मटेरियल आपके पास आएगा, ज्यादा प्रैक्टिस आपका होगा, ज्यादा रिवीजन आपका होगा। और ये चीज आपको, क्योंकि मेरा भी तो, मैं भी एक टीचर हूं तो मुझे भी पता है कि हमारे बच्चे किस रास्ते से चलेंगे, क्योंकि आपसे हमको कोई स्वार्थ है नहीं। आपने हमें दो पैसे दिए नहीं है, ना हमने आपसे मांगा है। तो एक निस्वार्थ सेवा है, तो निस्वार्थ सेवा में मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाने की बात की जाती है और वही हम कर रहे हैं। तो इसके सिलसिले में आपको स्टरीफिकेशन एकदम बिल्कुल साफ सीधी बात है। मैं 2 बार बोल देता हूं, आप याद कर लेना, रिएक्शन पीछे लिखा हुआ है कि अगर एसिटिक एसिड को सिरका भी कहते हैं, अगर एसिटिक एसिड को इथाइल अल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो उससे जो प्रोडक्ट बन करके आता है, जो उत्पाद बन करके आता है, वो एक एस्टर होता है। आपने एस्टर के विषय में बिल्कुल, जो फंक्शनल ग्रुप के विषय में मैंने बताया था कि उसमें दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगते हैं, इसीलिए वो एक एस्टर बन करके आता है। उसको एथाइल एसीटेट कहते हैं हम लोग, सॉरी ये एथाइल एसीटेट ये बन करके आया हुआ है हमारा। यह जो है फल जैसी मीठी गंध होती है इसके पास, और ये इत्र बनाने में भी इसका काम होता है। ठीक है, तो अब जो है एस्टरीकरण तो हमने आपको दिखा दिया। तो जब एस्टरीकरण हमने आपको दिखा दिया, उसकी क्वालिटी पर भी हमने बात कर ली। बाद में ये जल बनता है, रिएक्शन जब आप परफॉर्म करेंगे तो वो लिखेंगे, अलग बात है। पर साफ सीधी बात है कि एसिटिक एसिड को जब इथाइल अल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उससे जो प्रोडक्ट बन करके आता है वो एक प्रकार का एस्टर है, और उसको इथाइल एसीटेट के नाम से हम लोग जान रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद अब आइए, हमने आपसे चर्चा की थी कि क्वालिटी ऑफ वाटर, जिस पर अभी हमने 2 बातें बता दी है आपको। तो यहां चर्चा करते हैं, जल 2 प्रकार के होते हैं, कि मृदु जल जिसको सॉफ्ट वाटर कहते हैं, और दूसरा कठोर जल जिन्हें हम हार्ड वाटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? हार्ड वाटर कहते हैं, और वो है सॉफ्ट वाटर, है ना। ये है सॉफ्ट वाटर। थोड़ी सर्दी आई हुई है इसीलिए थोड़ा सा कभी कभी आवाज लाउडेड लगता है, तो आपको परेशान हम नहीं होने देंगे, सब कुछ सही आपको मिलेगा। अब होता क्या है कि अगर हमें ये क्वेश्चन पूछा जाए, जल कठोर जो होता है, कठोर जल की क्या विशेषता है, हार्ड वाटर हम किसको कहते हैं, मे बी 2 मार्क में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप ध्यान से मेरी बात को सुने। ऐसा नहीं है कि मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, मुझे याद नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैंने एक अरेंज किया है ताकि आपको देखने में अच्छा लगे, बोरिंग ना फील हो, आपको मजा आए। इसीलिए बोर्ड वर्क को डिजाइन किया जाता है, वो डिजाइन किया हुआ है, एक सही अरेंजमेंट पर उसको लाए हुए। तो कठोर जल जो होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, याद रखिएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो मैग्नीशियम ना हो सकता है मैग्नीशियम हो कैल्शियम ना हो सकता है दोनों हो। तो ये निर्भर करता है किस तरह के माहौल में वो जल अपनी कठोरता हासिल किया है। तो जनरली दोनों को लेकर के हम लोगों को चलना होता है, क्योंकि हमें जल की प्रकृति देखनी नहीं है, हमें एग्जाम परफॉर्म करना है, तो सारे ऑप्शन उसमें डाले जाएंगे। तो कहा जाता कि अगर किसी जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के, है ना,
तीन याद रखिएगा, क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट। समझ गए ना? क्या क्या याद रखेंगे? कैल्शियम या और मैग्नीशियम के या तो क्लोराइड हो या सल्फेट हो या बाइकार्बोनेट लवण, सॉल्ट जिसको बोलते हैं, अगर मौजूद है जल के अंदर तो यह जल कठोर जल कहलाता है। यहां पर देखिए कितना बढ़िया से व्यवस्थित किया है मैंने। कठोर जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके या तो क्लोराइड हो सकते हैं या तो सल्फेट हो सकते हैं या बाइकार्बोनेट या सभी रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि रैंडमली या मैंने हमने फैक्ट्री में उसको बनाया हुआ है। वो प्रदूषित जल है, वो दूषित जल है। इतनी संभावनाएं होती है क्योंकि इंडस्ट्री से जो मतलब रेसिस्ट ये निकलते, अपशिष्ट निकलते हैं, उसमें इस तरह की चीजें अक्सर देखने को मिलती है। इसीलिए कठोर जल को परिभाषित करते समय इन बातों पर ही ध्यान देना है कि कैल्शियम या मैग्नीशियम या कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट लवण मौजूद रहते हैं और यही कारण है कि वह जल कठोर होता है और कठोर जल में साबुन कपड़े धोने में असमर्थ रहता है। उस पर भी हम आएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले ये बात जब आपको याद आ गई, ये बात जब आपको समझ में आ गई, तो उसके अगली बात देखें। अब चलते हैं हम लोग वसीय अम्ल या वसा अम्ल या वनस्पति तेल, ये सब चीज की के विषय में जानते हैं कि ये लोग क्या है, ये चीज क्या है। तो उच्च कार्बन श्रृंखला वाले वसीय अम्ल, चूंकि अब हम लोग साबुन बनाने की तरफ या साबुन को समझने की तरफ अग्रसरित हो रहे हैं, तो हमें यह बात भी जानना बिल्कुल जरूरी है कि साबुन बनता कैसे है, साबुन है क्या, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, वो भी एक प्रकार का लवण है, तो किस प्रकार का लवण है, वो किस क्षार से वो लवण बना हुआ है, बिल्कुल इस पर चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले समझते हैं उच्च कार्बन श्रृंखला वाले वसीय अम्ल, यानी फैटी एसिड जो होता है उसमें कार्बन का जो चेन होता है वो कहां से कहां तक का होता है, यह भी एक ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है। तो याद रखना है कि C12 से C20, C12 से लेकर के C20 के बीच का जो कार्बन चेन होता है, इससे जो एसिड बने हुए होते हैं उनको वसीय अम्ल या फैटी एसिड कहते हैं। वसा का अंग्रेजी फैट होता है ना, तो फैटी एसिड्स कहते हैं। ऐसे होने के लिए बहुत हो सकते हैं, पर उनमें से चूंकि हमें साबुन की तरफ ध्यान आकर्षित करना है, तो 3 वसीय अम्ल को मैंने मुख्यता से, जो आपके बुक में भी है वहां से मैंने कलेक्ट किया है। एक है पामिटिक अम्ल, जिसको पामिटिक एसिड कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C15H31COOH। ये देखिए एसिड ग्रुप लगा हुआ है ना, तो पामिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है C15H31 और COOH। जनरली जो साबुन बनाने में यूज होगा इसी दोनों का होगा। एस्टेरिक अम्ल C17H35COOH और एक होता ओलेइक अम्ल जो C17H33COOH होता है। ये 3 तरह के वसीय अम्ल हैं जिस वसीय अम्ल का उपयोग साबुन बनाने में हम लोग करते हैं। अब वहां से आगे चलते हैं कि वनस्पति तेल या वसा, जिसको फैटी एसिड कहते हैं, तो वनस्पति तेल या वसा को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करके गर्म किया जाता है तो इसी से साबुन और ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला यहां देख लीजिए, ये CH2OH, CHOH और CH2OH, यानी ये एक तरह से अगर ये क्या बोलते हैं, हर कार्बन पर एक एक अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। ये ओवरऑल ये जो है इसका नाम ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, तो ग्लिसरॉल के साथ साबुन भी बन करके आता है। यहां देखिए साबुन के विषय में स्पष्ट लिखा हुआ है कि साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। उच्च वसीय अम्ल का मतलब क्या हुआ? कार्बन की उच्च श्रृंखला वाले। तो अगर मैं ये कहूं कि मैं एस्टेरिक एसिड का यूज कर रहा हूं साबुन बनाने के लिए, तो एस्टेरिक एसिड ले लीजिए और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवा दीजिएगा तो उससे आपको साबुन का निर्माण हो जाएगा।
जिसे सोडियम एस्टियरेट कहते हैं, और इसका जो रासायनिक सूत्र है साबुन का बेसिकली CH3, और ये CH2 पर 16 लगा हुआ, मतलब यहाँ 16 एक 17, तो 17 वाला देखिए एस्टेरिक एसिड है कि नहीं, तो C17 और 16 दूना 32 और 3 35, देखिए है। तो आप इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम एस्टियरेट को ऐसे भी लिखा जा सकता है ये C17H35 और COONA, है ना, ये भी कह सकते हैं। इस पर हालांकि इसको व्यवस्थित कुछ अलग तरीके से किया गया है। तो यहाँ एसिड ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है ही ना, तो C17H35 है, ये ऑलरेडी है ही 16 का, ये 16 कार्बन और एक 17 कार्बन हो गया, तो 17 कार्बन हो गया यहाँ पर, और 16 दूना 32 3 35, वही चीज है यहाँ पर। तो ये जो है साबुन बन करके आपका निर्माण हुआ, है ना, साबुन बन करके आया आपके सामने, सॉरी साबुन बन करके निर्माण, साबुन का निर्माण हमने किया, और साबुन का जो फार्मूला होता है वो यही होता है। और इसी के सहारे हम लोग जो है किस प्रकार से जल, मृदु जल साबुन से कपड़ों को धो देता है, गंदगियों को बाहर कर देता है, लेकिन कठोर जल में साबुन क्यों नहीं काम करता है? अगर कठोर जल से कपड़े धोए साबुन के साथ, तो ये क्यों कपड़ों को सही ढंग से साफ नहीं कर पाता? तो आपको तो मालूम है ना कि साबुन के अंदर भी क्या है, वसीय लवण है, ये सोडियम लवण है। वसीय अम्ल का कौन सा लवण है? सोडियम लवण है। जैसे ही ये कठोर जल के संपर्क में जाता है, तो कठोर जल के संपर्क में जाने पर उधर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बने हुए हैं कठोर जल में, तो आपको पता कौन सा, सल्फेट लवण, क्लोराइड लवण, बाइकार्बोनेट लवण, सोडियम लवण और उधर कठोर जल के लवण, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके, है ना, एक नए तरह का अवक्षेप बना लेते हैं। और वह अवक्षेप जो है क्या करता है, कपड़ों के छिद्र में जा करके बैठ जाता है, निकल कर बाहर नहीं जा पाता, और वो अवक्षेप साबुन से कपड़े धोने में बहुत परेशान करता है। इसलिए कपड़े साबुन से कठोर जल में, है ना, साफ नहीं हो सकते। ऐसा प्रयास आप अगर करते भी होंगे, तो आजकल तो जनरली हमारा जनरेशन तो साबुन को यूज करना पसंद भी नहीं करता, वो तो आराम से वो क्या बोलते हैं, सर्फ डालता है, डिटर्जेंट डालता है, डिटर्जेंट डालने के बाद उसको वॉशिंग मशीन में दे करके घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है, और फिर बाहर उसको निकालकर सूखने दे देता है। साबुन को, जिस साबुन की मैं बात कर रहा हूँ, जो पुराने जमाने में पहले बनते थे, उस साबुन से कठोर जल कभी समझौता नहीं करता है, और कपड़ों को धोने में उससे परेशानी होती है। तो अब हम लोग सबसे पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि साबुन, ऐसे तो मैंने बता दिया है, पर इसको डिटेल में आप लिखेंगे कैसे, इस बात को भी समझाने के लिए हम एकदम बिल्कुल एक व्यवस्थित तरीके से आपको ये सिखा देते हैं, ताकि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि साबुन कठोर जल में कपड़े धोने में असमर्थ रहता है क्यों, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो उसका जवाब भी हमें समुचित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, समझदारी के साथ देना ही होगा।